अभी सुन रहे हैं प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात। दिन है शुक्रवार, तारीख है 9 जून 2023। विषय है बेहतर होते भारत अमेरिका संबंध। यह आलेख लिखे हैं अनिल त्रिगुनायत, जो पूर्व राजदूत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने अमेरिका की महत्वपूर्ण यात्रा पर जाएंगे, परंतु इससे पहले भारत अमेरिका संबंधों की दिशा में कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए हैं। जैसे पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस की ओर से की गई यह टिप्पणी कि भारत का लोकतंत्र जीवंत है और अगर आपको कोई संदेह है तो आप स्वयं जाकर देख लीजिए। यह भारत के बारे में अमेरिका की तरफ से आई एक बड़ी स्वीकृति और समर्थन है। अक्सर ऐसा होता है कि पश्चिमी देशों के नागरिक संगठन या मानवाधिकार संस्थाएं किसी एक देश की केवल कमियां निकालते हैं और उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। व्हाइट हाउस प्रवक्ता ने इस टिप्पणी से भारत को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। इसके अलावा इसी सप्ताह अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भारत दौरे पर थे। इसे भी प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। जब भी किसी देश के बड़े नेताओं के दौरे होते हैं तो उससे पहले रक्षा, विदेश या व्यापार मंत्री शीर्ष नेताओं की मुलाकात की तैयारी करने के लिए ऐसी यात्राएं करते हैं। तीसरी बात हुई कि अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों ही दलों के नेताओं ने मोदी को अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के लिए बुलाए हैं। वे दूसरी बार अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे, जो शायद एक अप्रत्याशित बात है। इससे पता चलता है कि भारत अमेरिका संबंध वैश्विक स्थिरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अमेरिका भारत को एक महाशक्ति के रूप में देखता है। यह भी अहम है कि भारत के लिए अमेरिका सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है, निवेश में साझेदारी है और तकनीक के क्षेत्र में भी बड़ा सहयोगी हो सकता है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए जारी अभियान में और तकनीक से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पैर जमाने की भारत की कोशिश में अमेरिका का काफ़ी बड़ा योगदान हो सकता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, औद्योगिक क्रांति 4.0 या रक्षा संबंधी तकनीक के विकास से जुड़े क्षेत्र हो सकते हैं। अमेरिका को भारत की अहमियत पता है, खासतौर से चीन को लेकर दोनों के हित समान हैं, क्योंकि चीन उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती है और भारत के लिए भी। अमेरिका यह भी समझता है कि भारत के रूस या दूसरे देशों के साथ रिश्ते का एक अपना वजूद है और इसे स्वीकार करना दर्शाता है कि शीर्ष स्तर पर दोनों ही देशों के बीच एक आपसी समझ है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कह चुके हैं कि 70 के दशक में शीत युद्ध के दौर में भारत को जब जरूरत थी तब अमेरिका उसके साथ नहीं था और तब तत्कालीन सोवियत संघ ने भारत की मदद की थी। ऐसे में स्वाभाविक है कि भारत के संबंध उसी देश के साथ मजबूत होते जाएंगे जो उसका साथ देगा। कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा सीधी रेखा की स्थिति नहीं होती है। हितों के हिसाब से रिश्ते और सहयोगी बदलते रहते हैं। यही वजह है कि शीत युद्ध के दौर में भारत के विरोधी खेमे में खड़ा अमेरिका आज भारत का करीबी सहयोगी बनता जा रहा है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि दोनों देशों के संबंधों में कोई समस्या नहीं है, पर ये समस्याएं भी आपसी संवाद से ही सुलझती हैं। प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि दोनों ही देशों में अगले वर्ष चुनाव होने हैं। इसके अतिरिक्त भारत इस वर्ष G20 और शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की अध्यक्षता कर रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के उन विषयों पर भी भारत और अमेरिका के बीच शीर्ष स्तर पर चर्चा होगी।
अमेरिका एक बहुत बड़ी महाशक्ति है और ऐसी शक्तियां अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को शतरंज की तरह खेलती हैं, जिसमें दूसरे मुल्क उसके फायदे बन जाते हैं। मगर भारत इससे इनकार करता है और कहता है कि अगर वह अमेरिका का राजनीतिक सहयोगी है तो उसे भी भारत की संवेदनशीलताओं का ख्याल रखना चाहिए। भारत हमेशा से किसी द्विपक्षीय गुट का हिस्सा नहीं रहा है और जो उसकी नीति रही है। इसी कारण चाहे रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा हो या वैक्सीन को लेकर बौद्धिक संपदा अधिकार का, वसुधैव कुटुंबकम का मुद्दा हो या ग्लोबल साउथ का, उसमें भारत हमेशा से अपना एक अलग रुख रखता है आया है, जिससे उसके अपने हित भी सुरक्षित रहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय हित भी सध जाते हैं। ऐसी ही पाकिस्तान को लेकर अमेरिका की नीति के मामले में भी जो उसका गैर नाटो सहयोगी हैं, अमेरिका अफगानिस्तान के संदर्भ में या अन्य संदर्भों में इस रिश्ते को बरकरार रखना चाहता है। ऐसा ही चीन के संदर्भ में भी नज़र आता है, जहां चीन को चुनौती मानने के साथ अमेरिका उसे लेकर अपनी नीतियों में बदलाव करता रहता है। इससे भी भारत के लिए चुनौती खड़ी होती है और रिश्तों पर असर पड़ता है। लेकिन मौजूदा समय में अमेरिका के बयानों को देखा जाए, चाहे वे पेंटागन के हों या विदेश मंत्रालय के, उनमें बड़ी स्पष्टता से कहा गया है कि भारत इस क्षेत्र में उनका सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी है। वर्ष 2004 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश के समय में भारत और अमेरिका के बीच असैनिक परमाणु समझौता हुआ था, मगर 2008 के बाद परमाणु जवाबदेही से जुड़े कानूनों की वजह से परमाणु सहयोग कम हो गया। तो मौजूदा परिस्थितियों में उस दिशा में प्रगति हो सकती है। भारत न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी NSG में शामिल होने की कोशिश कर रहा है, जिसमें चीन की वजह से कामयाबी नहीं मिल रही है और अमेरिका उसमें भारत की मदद कर रहा है। एक अहम बात यह भी है कि अमेरिका को नज़र आ रहा है कि भारत केवल एक कामयाब लोकतंत्र ही नहीं, एक बड़ा बाजार भी है। अमेरिका को तकनीक के विकास के लिए जो मानव संसाधन चाहिए वे उसे भारत से ही मिलेंगे, चीन से नहीं। इसलिए उन्हें भारत का राजनीतिक महत्व समझ आता है। इसलिए चाहे क्वाड हो या G20 या कोई और मंच, वह भारत के विचार को सुनने और समझने के लिए तैयार है। एक बड़ा बदलाव आया है भारत को लेकर अमेरिका के नज़रिए में। मोदी के अमेरिका दौरे में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण समझौते होने की उम्मीद की जा रही है। मेक इन इंडिया को लेकर अमेरिका में भी कुछ दिलचस्पी देखी गई है। अमेरिका ने भारत को विशेष सहयोगी का दर्जा दिया है, जिसका अर्थ है कि अमेरिका के बहुत सारे नियम भारत के लिए आसान हो जाएंगे। अगला आलेख है MSP में वृद्धि। केंद्रीय सरकार ने खरीफ और मानसून के मौसम में उगाई जाने वाली फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की घोषणा कर दी है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले सालों के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। वर्ष 2023-24 के लिए 17 खरीफ फसलों की MSP को मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति में स्वीकृति दी गई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इन फसलों में सबसे महत्वपूर्ण धान है, जिसकी अधिकतर राज्यों में बुआई शुरू हो चुकी है। धान की MSP 2183 रुपये प्रति क्विंटल घोषित की गई है। पिछले साल की तुलना में यह 143 रुपये ज़्यादा है। प्रमुख दालों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी वृद्धि की गई है। मूंग के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे ज़्यादा 10.4% वृद्धि की गई है। बाजरा की खेती की MSP उत्पादन की लागत से 82% अधिक घोषित की गई है, जो सबसे ज़्यादा है। अरहर के लिए 58, सोयाबीन के लिए 52 और
उड़द के लिए लागत की तुलना में 51% ज़्यादा एमएसपी घोषित की गई है। बाकी फसलों के लिए भी यह कम से कम 50% ज़्यादा रखी गई है, जो केंद्र के एमएसएमई को लागत के कम से कम 1.5 गुना रखने के वायदे के अनुरूप है। खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस साल जो कीमतें तय की गई हैं उससे किसानों को फायदा होगा, क्योंकि अभी खुदरा मुद्रास्फीति की दर यानी महंगाई घट रही है। मगर कई किसान संगठनों ने इसकी अहमियत जताते हुए कहा है कि लागत की तुलना में वृद्धि नहीं की गई है। लगभग 500 किसान संगठनों के मंच संयुक्त किसान मोर्चों के केंद्र के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य खेती पर हो रहे वास्तविक खर्च के हिसाब से तय नहीं किए गए हैं। मोर्चा नेताओं का दावा है कि सरकार द्वारा किसानों की लागत का अनुमान लगाने का तरीका त्रुटिपूर्ण है, इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के आंकड़े भी सही नहीं हैं। केंद्र ने लागत का हिसाब लगाते हुए वक्त सिंचाई और उर्वरकों पर बढ़े खर्च को ध्यान में नहीं रखा। एमएसएमई की व्यवस्था किसानों को बाजार में कीमतें गिरने की स्थिति में सुधार देने के लिहाज से अपनाई जाती है। इसका मतलब है कि यदि किसानों को बाजार में फसल की अच्छी कीमत नहीं मिलती है तो सरकार उस वर्ष के लिए घोषित कीमत पर किसानों से उनकी पैदावार खरीद लेगी। अगला आलेख है 2000 के नोट वापसी से अर्थव्यवस्था को लाभ। यह आलेख लिखे हैं डॉक्टर अश्वनी महाजन, जो राष्ट्रीय सह संयोजक स्वदेशी जागरण मंच के हैं। नवंबर 2016 की शाम 8 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में 500 और 1000 के नोटों की वैधता को समाप्त करने का निर्णय लोगों से साझा किया तो पूरे देश चकित हो गया था, पर कठिनाइयों के बावजूद आम जनता ने इसका भरपूर समर्थन किया। हालांकि विपक्षी दलों ने इस बाबत जोर शोर से विरोध किया। कुछ कठिनाइयों के बाद देश में नकदी बहाल हुई, परंतु देश में वैधानिक नकदी की पर्याप्त उपलब्धता बनी न रही। इसके लिए केंद्र सरकार ने 500 और 1000 के पुराने नोटों के बदले 500 और 2000 के नए नोटों का चलन शुरू किया। उस समय देश में कुल 17.74 लाख करोड़ की मुद्रा जनता के पास थी, जिसमें से 85% 500 और 1000 के नोटों के रूप में थी। 500 के नोटों के मुद्रण में देरी के कारण 2000 के नोटों को जारी करना सरकार और रिजर्व बैंक की मजबूरी थी। मार्च 2018 तक 2000 के नोट 6.73 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गए थे। बड़े नोटों के मुद्रीकरण के नाम पर 2000 के नोट का जारी किया जाना विमुद्रीकरण की भावना के ही विरुद्ध था। इसलिए मार्च 2018 से ही 2000 के नोटों की वापसी शुरू हो गई थी। प्रारंभ में चलन में आए 6.73 लाख करोड़ रुपए के 2000 के नोट मार्च 2023 तक मात्र 3.62 लाख करोड़ तक ही रह गए। रिजर्व बैंक का कहना है कि 2000 के कुल जारी नोटों में से 89% मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे, जो वैसे भी अपना समय काल पूरा कर चुके हैं। तो 2000 के नोटों की वापसी को अचानक लिया गया निर्णय नहीं कहा जा सकता। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार का दावा सही सिद्ध नहीं हुआ कि विमुद्रीकरण का मकसद डिजिटल भुगतानों द्वारा लैस कैश अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ाना था। विमुद्रीकरण के समय देश में कुल 17.74 लाख करोड़ रुपए की नकदी जनता के पास थी, जो दिसंबर 2022 तक बढ़कर 32.42 लाख करोड़ तक पहुंच गई। पर समझना होगा कि 2015
से 16 में देश में चालू कीमतों पर जीडीपी मात्र 135 लाख करोड़ रुपए थी, जो 2022-23 में बढ़कर 272 लाख करोड़ पहुंच गई। समझा जा सकता है कि जीडीपी के अनुपात में नकदी पूर्व के 13.14% से घटती हुई अब 11.91% तक आ गई है। यानी डिजिटलीकरण के कारण देश में कैश का चलन कम हो गया है। रिजर्व बैंक का कहना है कि आम जनता के पास 2000 के बहुत कम नोट हैं, तो 2000 के जो नोट चलन में हैं वे अधिकतर उन लोगों के पास हैं जिन्होंने अपने धन को नकदी में रखा हुआ है। रिजर्व बैंक की माने तो इस निर्णयों से बैंकों की जमा में भारी वृद्धि हो जाएगी, सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता भी आएगी। विरोधियों का तर्क है कि विमुद्रीकरण से छोटे उद्यमों को नुकसान हुआ, रोजगार घाटे और अर्थव्यवस्था को हानि पहुंची। लेकिन आंकड़ों की माने तो 2015 से 16 के बाद से अब तक लगभग 6 वर्षों में चालू कीमतों पर जीडीपी 135 लाख करोड़ से बढ़कर 272 लाख करोड़ से अधिक हो गई है। देश के निर्यात 2013 से 14 में 465.5 अरब डॉलर से बढ़कर 2022-23 में 767 अरब डॉलर हो गए हैं। कृषि सेवा उद्योग सभी क्षेत्रों में प्रगति दिखाई दे रही है। सरकारी मदद से ग्रामीण और शहरी गरीबों के लिए आवास, इंफ्रास्ट्रक्चर, वित्तीय समावेशन की व्यवस्था हो रही है। सभी इस ओर इंगित करते हैं कि अर्थव्यवस्था बिना बाधाओं के आगे बढ़ रही है। विमुद्रीकरण का सबसे बड़ा लाभ मुद्रास्फीति के संदर्भ में हुआ है। विमुद्रीकरण के बाद के 6 वर्षों यानी दिसंबर 2016 से नवंबर 2022 के बीच उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी उपभोक्ता मुद्रास्फीति में केवल 32.5% की वृद्धि हुई, जबकि उससे पहले के 6 वर्षों यानी दिसंबर 2010 से नवंबर 2016 के बीच में यह वृद्धि 54.1% थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नोटबंदी के कारण देश में बड़े पैमाने पर विदेशों, खासकर शत्रु देशों से आ रहे नकली नोट चलन से बाहर हो गए। चूँकि मुद्रा की मात्रा ही घट गई, तो मुद्रास्फीति का कम होना स्वाभाविक ही था। नोटबंदी से पाकिस्तान को भी अचानक एक बड़ा धक्का लगा। आज उसकी अर्थव्यवस्था लगभग ध्वस्त हो चुकी है। उसके विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त हो गए और वह अंतर्राष्ट्रीय देनदारियों में कोताही के कुचक्र में फंस गया है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भी लगाम लगी है। नक्सली गतिविधियां भी पहले से घटी हैं। माना जा रहा है कि चूँकि 2000 का नोट आम जन के व्यवहार से लगभग बाहर हो चुका था, इसलिए आम जनता पर इन नोटों की वापसी से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। साथ ही 20,000 तक के 2000 के नोटों को 30 सितंबर तक बैंक जाकर बदलाया जा सकता है, जिसका कालाधन 2000 रुपये के नोटों के रूप में पड़ा है, और यदि वो बैंक में जमा नहीं करते हैं तो फौरी तौर पर कुछ विशिष्ट प्रकार का खर्च बढ़ा सकता है। उसका भी लाभ अर्थव्यवस्था को मिलेगा। कुल अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इससे भारत के बैंकों समेत वित्तीय संस्थानों में लगभग 1 लाख करोड़ रुपये और जुड़ जाएंगे। अगला आलेख है प्यासे पंछियों की भी करें चिंता। यह आलेख लिखे हैं ज्योतिरंजन पाठक, जो एक टिप्पणीकार हैं। झुलसाने वाली इस गर्मी में बार बार पानी पीने की इच्छा होना स्वाभाविक है। शहरों में जो जगह जगह पर पानी के मटके रखे होते हैं ताकि राहगीर अपने प्यास बुझा सकें, पर पंछियों का क्या, जो जल की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। कभी किसी तालाब
तो कभी किसी नदी की ओर जाते हैं, परंतु उन्हें आसानी से कहीं भी जल उपलब्ध नहीं हो पाता है, क्योंकि गर्मी में तालाब नदी सूख जाते हैं या उनमें पानी कम हो जाता है। सो बेचारे मूक पक्षी प्यास की रह जाते हैं। सोचिए, जब हमें प्यास लगती है और हमारा गला जल की एक बूंद के लिए तरसता है, तो हम व्याकुल हो उठते हैं। किसी प्रकार हम जल की व्यवस्था करते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं, परंतु पक्षी तो किसी से कुछ कह भी नहीं सकते। ऐसे में प्यासे मर जाना ही उसकी नियति बन जाते हैं। शहरों की अपेक्षा गांव में पानी की किल्लत कम होती है। पेड़ पौधों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश ज़्यादा होती है, जिसके चलते तालाब पोखर में साल भर पर्याप्त मात्रा में जल बना रहता है। हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों के गांवों में मैदानी क्षेत्र के गांवों की तुलना में पानी की समस्या अधिक होती है, परंतु जब शहरों और महानगरों में जल की समस्या गंभीर हो जाती है तो उसका प्रभाव पक्षियों पर भी होता है। मनुष्य तो अपनी ज़रूरत की पूर्ति किसी तरह कर लेता है, पर मूक प्राणी जल की तलाश में भटकते रहते हैं। ऐसे में उनकी चिंता करना भी हमारा ही कर्तव्य है। प्यास से छटपटाते पक्षियों को जल की तलाश करते देख मन बहुत व्यथित हो जाता है। पक्षियों की इस तकलीफ को गांव में बेहतर तरीके से समझा जाता है। वहां आज भी लोग अपनी छतों पर किसी बर्तन में जल भरकर रख देते हैं ताकि प्यासा पक्षी अपनी प्यास बुझा सके। ऐसा नहीं है कि शहरों में मानवता नहीं है या शहर के लोग ऐसा करना नहीं चाहते, किंतु समयाभाव के कारण वे ऐसा कर नहीं पाते हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसी व्यवस्था करते हैं। एक तो शहरों में घर छोटे होते हैं, दूसरे बहुत लोगों को छत पर जाने की अनुमति नहीं होती। ऐसे में किसी पक्षी के लिए कुछ भी सोचना मुश्किल होता है। मानवता का तकाजा है कि जिनके पास छत हैं वे गांव के तर्ज पर गर्मी में अपनी अपनी छतों पर बर्तनों में पानी भरकर रखें। इससे प्यासे पक्षियों को समुचित राहत मिलेगी। पक्षियों के लिए पानी के साथ साथ दाना डालना भी पुण्य कार्य होगा। इस पुण्य कार्य के लिए सरकार को लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। सामाजिक संगठनों को भी इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अगला आलेख है देश दुनिया से। सऊदी अरब की जोखिम भरी तेल कटौती। सऊदी अरब वर्षों से तेल बाजार में केवल ओपेक दिग्गजों के साथ मिलकर काम करता आया है, पर रविवार को रियाद ने एक तरफा उत्पादन में कटौती की घोषणा की। घोषणा में कहा गया कि देश जुलाई में उत्पादन में 10% की कटौती करेगा। मई और जून में उत्पादन में कटौती के शीर्ष पर रहने से सऊदी उत्पादन में प्रतिदिन 9 मिलियन बैरल तक की कमी आएगी। इस कदम से कोरोना महामारी को छोड़ दें, जब मांग गिर गई थी, सऊदी तेल उत्पादन बीते एक दशक के पूर्व के भी निचले स्तर पर आ जाएगा। हालांकि कटौती को केवल जुलाई के लिए माना जा रहा है, पर सऊदी अरब ने संकेत दिया है कि इसे बढ़ाया भी जा सकता है। तेल व्यापारियों का मानना है कि ऐसा होने की संभावना है। प्रिंस अब्दुल अजीज ने कहा कि उत्पादन में कटौती ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि बाजार में स्थिरता लाने के लिए यह देश हर जरूरी कदम उठाएगा। चूँकि रियाद बड़ी मात्रा में उत्पादन में कटौती कर रहा है, ऐसे में यदि आगामी कुछ दिनों में कीमत में उछाल नहीं आता है तो उसे बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम राजस्व की हानि होगी, जबकि ओपेक प्लस गठबंधन में सबको लाभ होगा। अपनी कमाई को अपरिवर्तित रखने के लिए रियाद को अप्रैल से जुलाई तक तेल कीमत को $10 प्रति बैरल की वृद्धि की आवश्यकता है, ताकि तेल उत्पादन में
गिरावट की भरपाई की जा सके। सऊदी अरब की तेल कटौती की रणनीति अत्यधिक जोखिम वाली है। वे उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी एक तरफा कटौती अल्पकालीन होगी और जल्द ही बाजार को उनके अधिक तेल की आवश्यकता होगी। वर्ष 1980 के दशक में भी यही दांव लगा था। उसके बाद यह रणनीति बुरी तरह विफल रही थी। अगला आलेख है पर्यावरण की रक्षा सभी का दायित्व। पिछले 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसमें सभी जगहों पर पौधे लगाए गए, लेकिन इन पौधों का संरक्षण कैसे होगा, इसका किसी को ध्यान नहीं रहता है। पौधा रोपण के साथ इनके संरक्षण की भी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि पर्यावरण की रक्षा करना सभी का दायित्व है। यदि प्रकृति के दोहन के साथ इसी तरह पेड़ काटते रहें तो आने वाली पीढ़ी के लिए शुद्ध हवा व पानी नहीं बचेगा। उनका जीवन काफ़ी जटिल हो जाएगा। इतना ही नहीं, पेड़ों पर निर्भर जीव जंतुओं का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। अगला आलेख है नक्सलग्रस्त क्षेत्र में सुविधा की कमी। गया जिले का डुमरिया प्रखंड नक्सलग्रस्त रहा है। इसका मुख्य कारण शिक्षा की कमी है। हालांकि इलाके में होनहार छात्र छात्राओं की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ अब तक कोई डिग्री कॉलेज नहीं खुला। छात्रों व युवाओं के लिए कोई खेल स्टेडियम भी नहीं है। इसके बाद भी इस क्षेत्र में बेटा बेटियाँ यूपीएससी व बीपीएससी में सफलता हासिल कर रही हैं। इसके बाद भी राजनेता व अधिकारी यहाँ के विकास के लिए ठोस पहल नहीं करते हैं। हाल के दिनों में नक्सली घटनाओं में भी काफ़ी कमी आई है। अगला आलेख है सृजन विसर्जन। शरीर की गति है, जगत गतिशील है, जीवन क्षणभंगुर है। शरीर में हर पल लाखों कोशिकाएं मरती हैं। हर 7 वर्ष में हमारी शरीर पूरा बदल जाता है। अस्तित्व में हरेक सृजन का संबंध विसर्जन से है। यूनान में एक दार्शनिक हेराक्लितुस हुए। उन्होंने कहा कि एक ही नदी में 2 बार उतना संभव नहीं है। नदी बहती जा रही है। ठीक इसी प्रकार इस जगत में सृजन और विसर्जन का कर्म लगातार चलता रहता है। प्रत्येक दूसरे पल के साथ हम नए जगत में प्रवेश करते हैं। इस जगत में जो भी चीज़ बनती हैं वह मिटती हैं। हर अपने जीवन में कई अवसरों पर देवी देवताओं की मिट्टी की प्रतिमा बनाते हैं, उसमें देवत्व का आरोपण करते हैं, समय अवधि तक उसकी पूजा अर्चना करते हैं, बाद में उसका विसर्जन कर देते हैं। जीवन में इसका गूढ़ अर्थ है प्रक्रिया का उपयोग करो, विधियों के साथ गति करते जाओ, ठहरो नहीं। निष्काम कर्म की शिक्षा का मूल यही है। स्वाभाविक रूप से हमें आगे बढ़ते जाना है। जीवन सृजन और मृत्यु बिखराव है। सब पंच तत्व से बने हैं और अपने मूल स्रोत में विलीन हो जाते हैं। हमारे जन्म के पहले सृजन नहीं था, हमारी मृत्यु के बाद विसर्जन नहीं होगा। यह हमारी वश छवि है। उस अप्रकट से पैदा हुए और उस अप्रकट में विलीन हो गए। जिस विराट का हम हिस्सा हैं वह हमारी सृष्टि है। इसका सृजन हमने किया है। यह हमारे मन और विचार का प्रकटीकरण है। इससे परे भी जगत है जिसका हमें पता नहीं है। हमारे मन और विचार से आगे भी जगत का सृजन हो रहा है। हमारा मन ही सृजन और विसर्जन का हिसाब रखता है, न कि हमारा शरीर जीवन का कोई गणित रखता है। न ही यह विराट जगत हर वृक्ष हर रोज असंख्य फूल और पत्ते खोता है, उतने ही नए फूल और पत्ते आ जाते हैं। इस सृजन विसर्जन से वह व्यथित नहीं होता। इसी प्रकार नदियों एवं पहाड़ों से जल का प्रवाह लगातार होता रहता है। कितना आता
है या आएगा, उसकी चिंता किसी को नहीं है। इस अस्तित्व में हमारे सिवा और कहीं भी सृजन में खुशी और विसर्जन में दुखी की अनुभूति नहीं है। इसी के साथ आज का संपादकीय प्रभात समाप्त होता है।